अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हाउस का इस्तीफा दे रही हूँ। Yeah. Okay. कम से कम 5-10 मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाए। माननीय उपसभापति जी, जब से केंद्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी 267 आप लोग मुझे अपनी बात रखने दो। आप सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, ये 267 मात्र है। चलो मान्यवर, जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न जो अभी भी लगातार जारी है, तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस संदर्भ में मान्यवर, इस संदर्भ में मैं पूरे सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में बीजेपी व इनकी सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत वहां जिला सहारनपुर के सब्बीपुर गांव में कराए गए दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में फिर इन्होंने एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके इसे जातीय हिंसा का रंग दिया है, रूप दिया है। जबकि मान्यवर, इस कांड की सच्चाई ये है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और जयंती के मौके पर गांव सब्बीरपुर के जो दलित वर्ग के लोग थे, उन्होंने जुलूस निकालने का फैसला लिया और वहां पर एक संत रविदास मंदिर है, तो मंदिर के चबूतरे में इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया था। लेकिन वहां के जो संबंधित अधिकारी थे, तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी। लेकिन वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहां के मेरी पूरी बात तो रखने हो गया 3 मिनट पूरी बात Yes, Ghulam Nabi Azad. I said 3 minutes. You made your point. अभी तो इम्पोर्टेंट मामला है, मेरी बात गुलाम नबी आजाद बात रखने दीजिए। तो मानने ये ठीक नहीं है ये। 3 मिनट हो गया, अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है। माननीय उपसभापति जी, 3 मिनट में बोलना है। सवाल 3 मिनट का नहीं है, मामला गंभीर है। माननीय उपसभापति जी, तो वहाँ जो दलित वर्ग के लोग थे सब्बीपुर गांव के, तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर ना तो जुलूस निकाला और ना ही प्रतिमा रखी, तो और उनका अधिकारियों की बात मान ली। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद अगले महीने फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर तो उनके अनुयायी लोग तो वहां पर जुलूस निकाल रहे थे। तो वहां के दलित वर्ग के लोगों ने तो जो अनुयायी लोग थे उनसे उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको और मान्य लेकिन वहाँ पर मेरी बात को कहने जी सर, ये I allowed you, I told you 3 minutes. मेरी बात ठीक नहीं है ये। भाई मेरी बात
So now you made your point. I understood. नहीं ये मेरी बात You made your point. I understood. नहीं I have to allow others also. Please. I allowed you first. नोटिस है No. 0 आवर नहीं है ये You cannot monopolize. No. Don't do that. 0 आवर नहीं है Don't do that. ये स्थगन प्रस्ताव मैंने बोला आप 3 मिनट बोलना है। रखने दो आप मेरी थोड़ी और बात है। अभी तो 5 मिनट हो गया भाई मैंने बोला 3 मिनट। नहीं 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते हैं। अच्छा नहीं मेरी बात पूरी रखने दो। अच्छा नहीं। माननीय उपसभापति जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी बात जरूरी बात है इम्पोर्टेंट बात है मेरी बात को रखने दो। Yes. तो See, कहना चाहती हूँ in 267 अगले you can only ask for a discussion. That is already asked. So it is over. You cannot make a speech here. No. Ghulam Nabi Azad. ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? See, how can I allow? मुझे बोलने नहीं दोगे? How can I allow? राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many names. बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूँ। She is challenging the chair. I have 8 names. What do I do? मेरे बात नहीं रखने दोगे। मुझे इस हाउस में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ। मैं आपसे इस्तीफा देती हूँ। मेरी बात Challenging the chair. वहाँ पर दलित लोग मैं आज इस्तीफा देती हूँ। 7 मिनट हो गया। परेशान है। अरे सुनो बात मुझे मेरी बात नहीं रखने देंगे। बात दलितों के साथ मार पीटी है उनके साथ 70 घर जलाकर राख करती है वहाँ गर्भवती महिलाओं के साथ जुल्म जाती हुई है। Because you are making noise, I am not able to control them उसके also. बाद भी लोगों को उधर मारा गया है। मेरी बात नहीं रखने दे रहे हो। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। मैं आज से राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ यदि मैं अपने समाज के हितों की बात उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। Yeah. Okay. गौ रक्षा के नाम पर तो दलितों के साथ भी बड़े पैमाने पर इसकी आड़ में अन्याय अत्याचार हो रहा है और अकेले गुजरात में नहीं और खास तौर से देश में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर तो बड़े पैमाने पर गौ रक्षा के नाम पर दलितों का उत्पीड़न हो रहा। पहले मुसलमानों के साथ जुल्म जाती हुई और वो तो खैर अभी नहीं बंद हुआ, अब दलितों को भी नहीं छोड़ा गया। और ऊना के अंदर क्या हुआ, गुजरात स्टेट में जो ऊना है तो वहां पर गौ रक्षा के नाम पर जो असामाजिक जो तत्व हैं, जो दलित विरोधी तत्व हैं, उन्होंने जिस तरीके से जो वो अपना काम कर रहे थे चरमकारी का उनके साथ जो जुल्म जाति किया, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। ये बात मैंने काफ़ी कुछ 18 तारीख को ये बात मैंने माननीय सदन में रखी थी। लेकिन माननीय उपसभापति जी मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से उनका शोषण किया गया वहाँ पर और सरकार चुप रही और जब इस मामले को मीडिया ने चैनल ने इसको दर्शाया और ख़ास तौर से 18 तारीख से पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ और जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया मैंने प्रेस नोट जारी किया। 18 तारीख को ये मामला पार्लियामेंट के अंदर उठाया, राज्यसभा में मैंने उठाया और इतना ही नहीं 18 तारीख के बाद जो दलित वर्ग के लोग हैं गुजरात के अंदर उनका थोड़ा हिम्मत और हौसला बढ़ा, वो लोग सड़कों पर आए जुल्म जाति के खिलाफ और जिनको न्याय देने के लिए सरकार आगे आए तो उसकी बजाय उनका मुंह बंद करने के लिए किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। माननीय उपसभापति जी मेरा सरकार को ये कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये मामला अति गंभीर है। आपकी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंट्रल की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ की सरकार से बात करके जिन लोगों के साथ
गोरक्षा की आड़ में जो उत्पीड़न किया गया नवयुवकों का जो है, उनके स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाई गई है, तो माननीय उपसभापति जी, मेरा सरकार को ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वहाँ आपकी सरकार है, आप सरकार से बात करें। 2 मिनट आप उनको न्याय दिलाएं। और इतना ही नहीं, आपने वहाँ पर हालांकि अपने मुख्यमंत्री को वहाँ पर भेजा, ये अच्छा कदम है, लेकिन मुख्यमंत्री को भेजने से ही काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पर जो जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जब ये घटना घटी, उनको तुरंत मौके पर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती है, तो सरकार ने उनको निलंबित तो किया है। निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, 7-2 साल में वो फिर दोबारा से रीस्टेट हो जाएंगे। तो माननीय उपसभापति जी, मेरा ये कहना है, उन अधिकारियों को आगे दूसरे अधिकारी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से निभाए, अपनी ड्यूटी को। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट को कहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कि उन अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करके तो उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजना चाहिए। माननीय उपसभापति जी, इस मामले की हमारी मांग ये है, इस प्रकरण को लेकर 1 मिनट, मैं जो मेरी डिमांड है, तो सरकार को मेरा ये कहना है कि इस मामले की वहाँ की सरकार ने CID से जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन आपको सरकार को मालूम है, और श्री राजनाथ सिंह जी को भी ये मालूम है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको अभी तो गृह मंत्री हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि CID जांच का मतलब क्या होता है। जो CID जांच जो है, या तो मामले जो दोषी लोग होते हैं उनको बचाने का मामला होता है, या मामले को लटका कर उसको बचाने का होता है। और CID में ज़्यादातर जो जांच होती है, तो उसमें जो पीड़ित लोग होते हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से बात करें इस मामले की, तो CID से जांच कराने की बजाय, क्योंकि जब मीडिया ने सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ पूरे देश ने देखा है कि जिन लोगों ने उनकी पिटाई की है, बेहतर यही है कि वहाँ की सरकार तो जो संबंधित थाना है, तो थाने के अंदर ईमानदार पुलिसकर्मी की वहाँ पर बैठाएं और मामले की मामले को वो लोग देखें, और इस मामले की जल्दी से जल्दी फाइनल चार्जशीट लगें, और चार्जशीट लग इसके बाद फिर ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुना जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ये मामला सुना जाना चाहिए। CID का मतलब वो तो लटका रहेगा और समयबद्ध होना चाहिए, और इस मामले की सुनवाई समयबद्ध होनी चाहिए। और इस कोर्ट में एक जज शुल्क कास्ट का जरूर होना चाहिए। हालांकि एक जज होता है, आप चाहें तो सरकार चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकती है, 2 जज हो सकते हैं, एक जनरल आप ले लीजिए, एक शुल्क कास्ट का ले लीजिए, और इसमें एक की बजाय 2 जज भी रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही ये सुनवाई वहाँ के हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, ऐसी हमारी पार्टी की मांग है। वरना असली दोषियों को जल्दी सजा नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही फिर ये केस भी, यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके साथ ही फिर ये केस भी 1 मिनट 2-3 मिनट तो हैदराबाद में हुए रोहित वेमुला कांड की तरह ही लटक के रह जाएगा। और इस संदर्भ में मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ, मैं इस संदर्भ में मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, इसकी सुनवाई के लिए समयबद्ध, और इस संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि सन 1997 में महाराष्ट्र में बीजेपी व शिवसेना की मिलीजुली सरकार के दौरान मुंबई की रमाबाई कॉलोनी में कुछ असामाजिक व दलित विरोधी तत्वों द्वारा वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी। प्रतिमा पर जूतों की माला पहनाई गई, लोगों में गुस्सा हुआ, लोग एजिटेशन किया और वहाँ पर गोली चली। नतीजा क्या हुआ, मौके पर ही 10 दलित वर्ग के लोग मार दिए गए थे। उस समय यूपी में मेरी सरकार थी, मैं वहाँ पर गई, उनकी आर्थिक मदद की और इससे काफ़ी लोगों ने एजिटेशन किया, लेकिन फिर भी जो दोषी लोग थे उनको सज़ा दिलवाने में कई साल लगे थे। और इतना ही नहीं, ये महाराष्ट्र की घटना है, और इतना ही नहीं, सन 2006 में जब वहाँ महाराष्ट्र स्टेट में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार चल रही थी, तो उस दौरान विदर्भ के भंडारा जिले के खैर लांजी गांव में एक ही परिवार के साथ असामाजिक व दलित विरोधी तत्वों द्वारा काफ़ी शर्मनाक व अमानवीय वाला उत्पीड़न किया गया। एक बच्ची थी, एक महिला थी, उसका पहले रेप किया, उनको फिर मारा, 2 आदमियों को और मारा, 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई। लेकिन इसके बाद ये मामला कई साल तक कोर्ट में चलता रहा और तब जाकर जो दोषी लोग थे तो उनको उम्र कैद हुई है।
और वो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा दलितों के मामले में मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना है कि आप कोई ऐसा रास्ता निकाले, सभी दलों की आप मीटिंग बुला लीजिए, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जब देश के अंदर जो गंभीर मामले होते हैं दलित शोषितों के ऊपर उत्पीड़न के, तो उन मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जरिए होनी चाहिए, ताकि जो दोषी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और जो आपराधिक तत्व हैं फिर उनकी जल्दी से हिम्मत ना हो कि उनको वो जुल्म जाति का वो शिकार बनाए। और मैं अब और कोई ज्यादा एग्जांपल नहीं देना चाहती, हालांकि ऐसे अनेकों और उदाहरण है, मैं उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैंने ये भी देखा है कि जब जब केंद्र में कांग्रेस पावर में होती है और बीजेपी वाले इधर विपक्ष में होते हैं, और जब देश के किसी भी राज्य में दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है, गंभीर घटना होती है, तो विपक्ष में बैठे हुए जब कांग्रेस उधर पावर में होती है तो बीजेपी वाले उसको उठाते हैं, उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। और जब बीजेपी वाले उधर सत्ता में होते हैं, ये विपक्ष में होते हैं, ये उसका राजनीतिकरण करते हैं। ये राजनीतिकरण बंद होना चाहिए और दलितों को राजनीतिक हथियार बनाने की बजाय जो उनके ऊपर आए दिन जुल्म जाती हो रही है हर स्तर के पर, मैं समझती हूँ सरकार को भी, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी इसको गंभीरता से लेते हुए इनको जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। और इस मामले में हमारी पार्टी सरकार कोई आगे आती है, कोई पहल करती है, तो हम इस मामले में हम आपका पूरा सहयोग देंगे। और इन्हीं लफ्जों के साथ ये जो पूरे देश के अंदर जो दलितों के ऊपर हर स्तर पर जुल्म जाति हो रही है, ये अति चिंता का विषय है और जुल्म जाति कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मैं समझती हूँ सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं तो ये भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, मेहनत कश लोग हैं, और ये लोग किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन जब उनके ऊपर जुल्म जाति होती है तो मेरे ख्याल ये ठीक नहीं है। कोई रास्ता निकालो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोई रास्ता निकालो ताकि इनके ऊपर जुल्म जाति होना